लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली पत्नी का पति के लिए सपोर्ट। अरे गायत्री, तूने अपने दोनों बेटों की शादी नहीं करी, कब करेगी अपने बड़े बेटे की शादी? मैं तुम लोगों को बताने वाली थी, सुबोध के लिए लड़की मैंने देख ली है, लेकिन अभी रोका हुआ है और कुछ नहीं। हाय मोरी मैया, अपने बेटी की अरेंज मैरिज करा रही है, मुझे तो लगा कोई होगी उसकी। सुबोध बहुत सीधा लड़का है और सारे दिन परचून की दुकान पर बैठा रहता है। जब वहाँ से हिलेगा नहीं तो पसंद की लड़की कैसे ढूंढेगा? तभी तो उसकी अरेंज मैरिज हो रही है। चलो अच्छा ही है, कम से कम उसका घर तो बस रहा है। अच्छा, जब शादी के कार्ड बांटूंगी तो तुम आना जरूर, पहले ही बता रही हूँ। गायत्री थोड़ी बात करके घर में चली जाती है। दिन गुजरते हैं, वो अपने बेटे की सगाई करवाती है। घर में शादी की रौनक लगी रहती है। अगले दिन सुबोध की शादी शालू से धूमधाम से हो जाती है। फिर गायत्री अपनी बहू शालू का गृह प्रवेश करती है। वो दहेज में बक्सा भरकर काफी सामान लाई थी, जिससे गायत्री बहुत खुश थी। बेहद आसानी से शालू अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है, सबका ख्याल रखती है। कुछ महीनों के प्रमोशन पर आकाश सेविंग स्टार्ट कर देता है, जिससे वो अपने खुद की नई कंपनी खोलता है। और इनॉग्रेशन में गायत्री वहां रिबन काटती है। बड़े भाई के वहां होने पर कोई उसे चाय लाने का हुक्म दे देता है। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये कंपनी मेरे भाई की है, मैं कोई नौकर नहीं हूं जो चाय लाऊं। अच्छा, कंपनी का मालिक का भाई ऐसा होता है, गरीब जैसा नौकर हो। और वही देख रहे हो, तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या ही उखाड़ा है। ये बात सुबोध के दिल पर चुभ जाती है और शालू को भी बुरा लगता है। वहीं आकाश अपने भाई को ही डांट देता है। आकाश अब अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से संभालता है। आखिर वो एक बिजनेसमैन जो था। एक शाम शालू उसे चाय देती है, तभी माँ गायत्री उसको लड़की दिखाती है, लेकिन आकाश साफ मना कर देता है और चांदनी की फोटो दिखा देता है। तू ये क्या बोल रहा है? तूने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तू लव मैरिज करने वाला है। अरे तो अब बता रहा हूं ना, लड़की बहुत अमीर घर की है, पढ़ी लिखी है। आई लव हर, उसके घर वालों से बात करो आप। तब गायत्री अपने छोटे बेटे आकाश की शादी तय करने के लिए लड़की के घर शगुन लेकर पहुंच जाती है, जहां वो छोटे बेटे की पसंद से मिलती है और उसकी शादी करवाने के लिए पंडित से शादी की तारीख निकलवाती है। वहीं घर का खर्चा अभी तक सुबोध ही उठा रहा था। सुबोध थोक का सामान लाकर दुकान में भरता है, तभी ग्राहक आता है। अरे भाई सुबोध, जरा 1 किलो चीनी, चाय की पत्ती और 2 किलो तुअर की दाल दे दो। सुबोध ग्राहक का सामान निकाल कर दे देता है। भाई साहब 220 रुपए हो गए हैं। अरे मैं तो सिर्फ 100 रुपए लाया हूँ। ऐसा करो भाई, खाता में 120 रुपए का उधार सामान लिख दो, बाद में दे जाऊंगा। अरे भाई साहब, उधारी नहीं करता मैं। अरे यार, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हम मोहल्ले के नहीं है। तुम जानते तो हो, ले लेना पैसे, या फिर तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है, गवार कहीं के। मेरा मतलब तुम कम पढ़े लिखे हो ना। ऐसा करो, अपनी बीवी को बुला लो, उसे लिखना आता होगा। यह बात शालू सुन लेती है और दुकान के अंदर जाकर, भाई साहब, कम से कम उनकी शराफत का फायदा तो मत उठाइए। उनकी दुकान पर आकर आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और उधार भी सामान लेना है। ठीक है, आप कल पैसे दे जाना। सुबोध जी, आप उनके पैसे चढ़ा दीजिए बही खाता में। हाँ। तब सुबोध बही खाता में शंकर के उधारी का सामान लिख देता है, जिससे उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाता है और चला जाता है। तब सुबोध, शालू तुमने गप बातें सुन ली? बस गर्मी की वजह से आपके लिए मैंगो लस्सी बनाकर लाई थी, तभी बात सुन ली। आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। अरे तुम जैसी सपोर्ट मेरे पास हो तो मुझे और क्या चाहिए। तब सुबोध शालू की लाई मैगी लस्सी पी लेता है और दुकान में जो सामान नहीं होता उसके लिए लिस्ट बनाकर उसका भरवाता है, जिससे उसके पैसे लग जाते हैं। फिर दुकानदार आता है और अपना किराया ले जाता है। ऐसे ही सुबोध घर का खर्चा भी चलाता है, घर में राशन भरता है। कुछ दिनों में छोटे भाई की शादी होनी थी, जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए कम पड़ते हैं, तो धीरज नाम के एक व्यक्ति से वो 2 लाख रुपए मांगता है। देखो भाई, समय से 10,000 की किस्त भर देना। 1.5 साल में हमें अपने पैसे वापस चाहिए, और इंटरेस्ट लगाकर 1 महीने का तुमको 10,500 रुपए कुल भरना होगा। साहब मेरे और भी खर्च हैं, आप थोड़ा कम कर देते तो बेहतर होता। देखे, इससे ज्यादा कुछ कम नहीं करूंगा। अर्जेंट में 2 लाख रुपए दे रहा हूं तो दे रहा हूं। जी ठीक है साहब। कुछ दिनों में छोटे भाई की शादी हो जाती है, जहां भाई अपने हिस्से का पैसा लगा देता है। गायत्री छोटी बहू का धूमधाम से स्वागत करती है और उसकी आरती उतारती है। और फिर छोटी बहू अपने ससुराल में एसी, डबल डोर फ्रिज, टीवी, सोफा, अन्य फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, दहेज का सामान रखवाती है, जो कि छोटी बहू से भी ज्यादा था। सास फूले नहीं समाती है। अरे मोरी मैया, बहू
ये तू क्या क्या लेकर आ गई है? घर में इतना सामान रखने की जगह भी नहीं है। अरे माँ जी, जगह नहीं है तो जगह बना लेंगे। आखिर फैसिलिटी नाम की भी कोई चीज है। अगर आपको आराम करना होगा तो आप कहाँ बैठेंगी? सोफे पर टीवी देखना होगा तो बहुत बड़ी LED पर देख लेंगी। ठंडी हवा खानी होगी तो AC है ना। देख शालू बहू, देख तेरी देवरानी कितना लेकर आई है। उफ माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। AC तो अभी चालू नहीं हुआ है। जेठानी जी, माँ जी, आप दोनों मुझे थोड़ी हवा कर दो। हाँ हाँ, तुम बैठ जाओ, थक गई होगी। चांदनी उन दोनों से अपने हाथ पंखे से हवा करवाती है। ये है मेरी पावर। ये तो सिर्फ गृह प्रवेश हुआ है। आने वाले दिनों में देखो तुम दोनों को कैसे अपने इर्द गिर्द ही नचाऊंगी। फिर सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन बहू पहली रसोई के लिए उठती ही नहीं है। बड़ी बहू ने जल्दी उठकर तमाम काम खत्म कर दिए थे। चांदनी सोती रहती है, वहीं बाकी सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और लास्ट में चांदनी तैयार होकर आती है। सब उठ गए? चांदनी, सब उठ भी गए हैं और नाश्ता भी सबने कर लिया है। दोनों ऑफिस भी जा रहे हैं। आज तो तुम्हारा पहला दिन है, थकान भी थी, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन नई बहू को जल्दी उठना चाहिए। ओ प्लीज जेठानी जी, मैं ये बावर्ची वाला काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। अच्छा माँ, शालू मैं दुकान पर जा रहा हूँ। क्या मतलब जेठ जी? आप अभी तक दुकान चला रहे हैं? जो डार्लिंग तुमने मुझे बताई थी, नॉर्मल राशन वाली, क्या बोलते हो उसको? परचून। परचून की दुकान बोलते हैं। ओ माय गॉड जेठानी जी, मैंने तो सुना है कि आप काफी पढ़ी लिखी है, तो आपने अरेंज मैरिज कैसे कर ली? यू नो व्हाट आई मीन, भैया का काम नौकर वाला है। देखो चांदनी, आज तुम्हारा पहला दिन है। मैं तुम्हारा पहला दिन ससुराल में खराब नहीं करना चाहती। आज कह दिया है, दोबारा मत कहना। फाइन। तब चांदनी चुपचाप बैठकर खाना खाती है और दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद गायत्री बहू के इसी वाले कमरे में आकर बैठ जाती है। वाह बहू, ये कमरा तो बहुत ही ठंडा लग रहा है, जैसे मैं फ्रिज के अंदर आकर बैठ गई हूँ। हाँ माँ जी, AC ऐसे ही काम करता है। तो बता बहू, रात के खाने में तू आज अपने हाथ का बनाकर क्या खिलाने वाली है? माँ जी, मैं नई नई बहू बनी हूँ, हाथों पर मैनिक्योर हो रखा है। आप चाहती है मैं अपने सारे पैसे वेस्ट कर दूं आप लोगों को खाना खिलाने के लिए? ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे भी मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बहू, बड़ी बहू है ये सब काम करने के लिए, कोई बात नहीं। फिलहाल तू नए नए ससुराल के मजे ले। तब गायत्री चली जाती है। वहीं अरेंज मैरिज वाली बहू सबके कपड़े धोती है, घर का पूरा काम करती है और लव मैरिज वाली बहू आराम फरमाती है। शाम हो जाने पर अरेंज मैरिज वाली बहू भी खाना बनाकर ले आती है। तब उसका पति राजमा चावल हाथों से खाता है। ये देखकर लव मैरिज वाली बहू ड्रामा करने लगती है। ओह माय गॉड, आकाश बेबी ये क्या है? जेठानी जी आप बताओ, ये जेठानी ऐसे गंवारों की तरह क्यों खा रही है? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, तो हाथ से ही तो खाना खाएगी ना। ऐसे सोचने वाली बात है कि आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसे परचून की दुकान वाले आदमी से शादी कैसे कर सकती हैं? आपको अपनी अरेंज मैरिज जस्टिफाई लगती है? खबरदार चांदनी, इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी उनके बारे में। वो मेरे पति परमेश्वर है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं। हम अपनी अरेंज मैरिज में बहुत खुश है। दोबारा टोक रही हूँ, ऐसा मत करना। देखा माँ जी कैसे कितने प्यार से इनसे बात की, और ये मुझे कैसे कर रही है। अगर मेरी सौत इस घर में ऐसा हुआ तो मैं नहीं रहूंगी। शालू, तेरी हिम्मत कैसे हुई चांदनी बहू से ऐसे बात करने की? भूल मत, वो तेरी देवरानी है और तेरे से ज्यादा दहेज लाई है। दोबारा से मेरी बहू से ऐसी बात मत करना। शुक्र है मैंने बात संभाल ली, वरना अरेंज मैरिज वाली बहू की वजह से लव मैरिज वाली बहू नाराज हो जाती, जो इतना सब कुछ लाई है। माँ जी मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मेरी बहू ने ठीक ही तो बोला है। पढ़ा लिखा होता तो आज आकाश की तरह बिजनेसमैन होता, लेकिन बस इस दुकान पर बैठना आता है और कुछ नहीं। तभी गायत्री पर फोन आता है। हाँ हाँ आकांक्षा बहन जी, अच्छा आप कल आने वाले हो ना? हाँ हाँ आ जाइए, अभी मेरी बहू पग फेरे के लिए जा रही है। शांति से सब खाना खा लेते हैं और गायत्री दोनों बहू को घर पर मेहमान आने की बात बताती है। देखिए माँ जी, जेठानी जी जो बना देंगी मैं उसे सर्व कर दूंगी। ओके, घर के काम वाम मेरे से नहीं होने वाले। हाँ हाँ बहू तो चिंता मत कर, शालू बहू सारा इंतजाम देख लेगी। हाँ माँ जी मैं कर लूंगी। सबके खाना खाने के बाद शालू सारे झूठे बर्तन साफ करके अपने कमरे में आती है। तब सुबोध उसका हाथ पकड़कर, शालू तुमने सुबह भी मेरे लिए स्टैंड लिया और शाम को भी, और उस वक्त दुकान पर भी। देखो मैं हूं ही नौकर जैसा, गवार, अनपढ़, इस वजह से तुम्हें भी सुनने को मिल रहा है। तुम क्यों मेरा सहारा बनती हो? लोग जो बोलते हैं उन्हें कहने दिया करो।
क्यों कहने दूं सुबोध जी, आप ये सब सुनना डिजर्व नहीं करते। शादी को इतना टाइम हो गया है कि मुझे पता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। कब से आप ये सब संभाल रहे हैं। चलो आराम करो, मेरी फिक्र मत करो। अगले दिन भी चांदनी जल्दी नहीं उठती, जबकि शालू जल्दी उठकर घर की पूजा का सारा खाना तैयार कर देती है। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं, तब शालू नाश्ता लेकर जा ही रही होती है। इतने में चांदनी उसके हाथ से ट्रे लेकर खुद चली जाती है। दीदी, आगे का काम मेरा है। चांदनी संस्कारी बहू बनकर उनके सामने जाती है और नाश्ता परोसती है। बुआ जी, फूफा जी, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स। वाह वाह, हम आई नहीं, कितनी जल्दी कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स भी ले आई नई बहू। हाँ बहन जी, मेरी बहू है ही ऐसी। ये देखिए, बड़ी बहू भी आ गई। नमस्ते बुआ जी, गर्मा गर्म टिक्की खाइए। अरे नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान खोलने का समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। ये क्या बात हुई बेटा, हम अभी आए और तुम जा रहे हो। खैर, दुकान करने भी जरूरी है, आखिर इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है। अरे शालू बहू, तू तो पढ़ी लिखी है ना, ग्रेजुएशन करी है। आय हाय, हमारा लड़का तो पढ़ा लिखा नहीं है। तुझे ये बात पता होगी तो तूने शादी क्यों की? मुझे तो डर है सुबोध, कहीं तेरी बीवी अरेंज मैरिज ना तोड़ दे, क्योंकि तेरे छोटे भाई और उसकी बीवी ने तो सब जानने के बाद लव मैरिज की है। वो कितना बड़ा बिजनेसमैन भी है, लेकिन तू वहीं का वहीं, दो पैसों का दुकानदार। अब बोलिए दीदी, यही बात तो मैं बोल देती हूँ तो बुरा लगता है। अरे बुआ जी, इसलिए मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जेठ जी तो हैं ही गवार। कम से कम मैंने अपने पति को सपोर्ट किया शादी से पहले भी, तब जाकर वो इतना बड़ा बिजनेस कर पाए हैं। लेकिन ये क्या ही सपोर्ट कर रही है भाई साहब को। बुआ जी, मैं भी अपने पति को सपोर्ट करती हूँ और वो जैसे भी है मुझे मंजूर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अपनी दुकान से 2 पैसे कमाए या 4 पैसे। सुबोध जी, ग्राहक आ गए होंगे, आप जाइए। शालू अपने पति को सबके सामने सपोर्ट करके उनका मुंह बंद कर देती है और सुबह दुकान पर चला जाता है सुबोध। ऐसी वक्त गुजरता है, सुबोध दिन रात मेहनत करके दुकान का किराया भी भरता है, घर में राशन लाता है और आकाश की शादी का कर्ज हर महीने भरता है। घर में छोटी बहू स्टाइलिश बनकर रहती है और सास को बड़ी बहू के खिलाफ इतना भड़काती है कि अब वो सिर्फ उसकी सुनती है और शालू पर चिल्लाती रहती है, जबकि घर के सारे काम वो ही संभालती है। एक शाम घर आकर, माँ, मेरी 2 न्यू प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी हुई है और इन्वेस्टर ने काफी पैसा भी लगाया है, और आपको तो पता है मेरा बिजनेस भी कितनी जल्दी ग्रो कर गया है। मैं किसी को अपनी सक्सेस पार्टी नहीं दी, इसलिए मैं कल घर पर एक पार्टी रख रहा हूँ। सच में बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा माँ जी, मेरे सपोर्ट की वजह से मेरे पति कितना आगे जा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे हमेशा और आगे काम करना। अच्छा, मुझे कल के लिए बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आनी है, जरा मुझे 10 लाख तो दो। ये लो बेबी, क्रेडिट कार्ड, जितना मन है उतना स्वाइप करो। आकाश अरेंज मैरिज अपने पति को सपोर्ट करती है तो आज वो भी महंगी शॉपिंग करती, लेकिन बाजार की चूड़ी बिंदी खरीदने तक ही सीमित है। क्यों दीदी, मैं उसमें ही खुश हूँ। चांदनी बात बात पर शालू और उसके पति को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो शॉपिंग करने मॉल चली जाती है, जहां से अपने 10 लाख रुपए की ड्रेस और 50,000 की हील लेकर आती है। अगले दिन घर को बहुत शानदार तरीके से सजाया होता है, जहां आकाश के काफी सारे गेस्ट एम्प्लॉय, सीनियर न्यू प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर आए होते हैं। इन सबके सामने बड़ा भाई मामूली से कुर्ते पजामे में चला जाता है और सभी लोग सूट बूट में होते हैं। तब आकाश के इन्वेस्टर, अरे सुनो, जरा 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, खाना खाने के लिए स्नैक्स भी ले लेना। अरे भाई खड़े क्या हो, सुनाई नहीं दे रहा है? भैया ये सब क्या है? फिर से आप उस दिन की तरह गलती कर रहे हैं। ये क्या पहन के आए हैं पार्टी में? मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? नए कपड़े नहीं पहन सकते थे? आकाश, तुझे गलत फहमी हुई है। कुर्ता पजामा मैंने एक ही बार पहना है, नया है, अच्छा तो है। सही कहती रहती है मेरी बीवी। आप गवार हो, पढ़े लिखे होते तो पढ़े लिखों के बैठना उठना भी जानते। कम से कम भाभी तो पढ़ी लिखी है, आपको इतना सपोर्ट नहीं कर सकते कि क्या पहनना है पार्टी में और क्या नहीं। ओह माय गॉड, आकाश तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तो किसी चपरासी नौकर से कम नहीं लग रहा है। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। इस बार आकाश ने अपने भाई को सबके सामने सुनाया था। उसकी आंखें भर आती हैं और पार्टी से बाहर आ जाता है। तब शालू पति को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको तो अंदर होना चाहिए। नहीं शालू, मैं सच में ही गवार हूँ, अनपढ़ हूँ। देखो ना, मैंने अपने भाई की सफलता के जश्न में क्या पहन रखा है। मेरी वजह से उसकी बेइज्जती हो गई और तुम भी सुनती हो। देखो, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ, वरना लोग तुम्हें भी गवार की पत्नी बोलेंगे। कोई कुछ भी बोले सुबोध जी, मैं हमेशा हर पल हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, रोइए मत। भले ही आपकी पढ़ाई कम हो, लेकिन आप कितने मेहनती हैं, ये किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अंदर चलिए।
शालू अपने पति को समझाकर ले जाती है। उसके सपोर्ट में सुबोध में थोड़ा आत्मविश्वास आता है। अगली सुबह आकाश ऑफिस जा रहा था। अपनी पत्नी से फाइल, इंपॉर्टेंट पेपर्स मांगता है तो चांदनी टेबल पर रख देती है। उसी वक्त सुबोध भी लिफाफे बनाने के लिए कागज मांगता है। तब शालू काम करते करते उसी टेबल पर कागज रख देती है और जल्दबाजी में सुबोध अपने भाई के इंपॉर्टेंट पेपर्स ले जाता है। जब आकाश को यह पता चलता है तब तक दुकान पर उसी कागज से सुबोध लिफाफे बना देता है। तब गुस्से में आकाश अपने भाई को बहुत सुनाता है, जिससे वहां पर भीड़ लग जाती है। सच में भैया, आप एक नंबर के गवार हो। काश थोड़ा बहुत पढ़ लिखे होते। देखो माँ, तुम्हारी गवार बेटे ने क्या किया, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल के पेपर्स का लिफाफा बना दिया। भाभी थोड़ा तो अकल देती अपने पति को। मैं तो अब इनको इस घर में रखना नहीं चाहता। मम्मी ये न जाने आगे क्या क्या कर देंगे। करोड़ों के पेपर की चपत लगा दी इन्होंने। आकाश तू शांत हो जा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मेरी गलती है देवर जी, उन्हें कुछ मत कहिए। देखा आप सब लोगों ने, एक तो इनकी 2 कौड़ी की दुकान से कुछ चलता भी नहीं है, ऊपर से मेरे पति का नुकसान कर दिया। माँ जी, इस अरेंज मैरिज वाली बहू ने कुछ संभाला तो है नहीं, अपने पति की संगत में बिगड़ जरूर गई है। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दीजिए। सही बोल रहे हो तुम दोनों, इस घर में रहने का इनको कोई हक नहीं है। दोबारा घर में मत घुस जाना। माँ जी, इतनी छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हम जाएंगे कहाँ? क्यों, तुम दोनों करते ही क्या हो? घर में वैसे भी दिक्कत है। छोटा बेटा देखा है, वो तो बस दाल, आटा, चीनी मिलाकर रखता है, जो उसकी दुकान से ही आ जाता है। और घर में इसने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? घर में बड़ी बड़ी दिक्कतों को, जैसे वॉशिंग मशीन ठीक करना, एसी लगवाना, बिजली का बिल भरना, ये सब आकाश करता है। माँ जी भूलिए मत, जब आपके पास कोई नहीं था तो आपके बड़े बेटे अपना सब कुछ छोड़कर इस घर को संभाले थे, और अभी भी वो इसकी शादी का कर्ज चुका रहे हैं, तो कहाँ से देंगे घर में? आकाश, माँ को समझाना तू भूल गया। पिताजी के जाने के बाद कैसे सब कुछ मैंने संभाला है। अपने मुझसे क्यों पूछेंगे? अब कौन मेरा सहारा बनेगा? ये घर कैसे चलेगा? माँ तुम रो मत। पापा ने जाते जाते मुझसे कहा था कि आप सब कुछ मुझे ही देखना है, तो मैं ही देखूंगा। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, कुछ और करूंगा। बेटा, तूने जिम्मेदारी उठाने की बात कही है, लेकिन अभी तो कहीं बाल मजदूरी नहीं कर सकता। अभी तू 14 साल का ही है। ऐसा कर, तू छोटी सी दुकान खोल ले। बहन जी, आप उस पर बैठ जाया करना, बाकी आपका बेटा समझदार है। कानूनी तौर तरीके से कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए नारायण कुछ पैसे देकर एक छोटी सी किराए की दुकान खुलवा देता है, जिससे गायत्री दुकान में मौजूद होती है। लेकिन सारा काम एक छोटा सा बच्चा, जिसके पिता चले गए थे, वो संभालता है और ऐसे ही अपने छोटे भाई को पढ़ाता है। जिम्मेदारी निभाते निभाते सुबोध 20 साल का होता है और अब गायत्री घर में रहती है। सुबोध दुकान संभालता है। भाई, मुझे पढ़ने के लिए बाहर के शहर में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है। 3 लाख रुपए की जरूरत है। चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, मैं तेरे लिए पैसों का इंतजाम करूंगा। सुबोध ने बचपन से ही धीरे धीरे 2-2.5 लाख रुपए जमा कर रखे थे, जो वो अपने भाई की पढ़ाई में लगा देता है और आकाश शहर पढ़ने चला जाता है, जिसके बाद अच्छी कंपनी में काम करके प्रमोशन हासिल करता है। माँ जी, जिस इंसान ने खुद भूखा रहकर अपनी जिंदगी को किनारे रख के दूसरों की जिंदगी में रोशनी किया, आज आप उनको ही किनारा कर रहे हैं। देख बहू, बड़े भाई होने के नाते इसे जो करना चाहिए था इसने उतना ही किया है। बाकी तुम इस घर में अब नहीं घुस सकते। बताओ बताओ, इतना कौन गवार होता है? क्या भाई के इम्पोर्टेंट पेपर का लिफाफा बना ले? सही है, तभी ये आज तक नौकर बना हुआ है और छोटा भाई बिजनेसमैन बन गया है। वही तो। दोनों को घर वालों के अपने इस डिसीजन से बहुत बड़ा झटका लगता है। घर से उनका सारा सामान निकाल दिया जाता है, जिसे वो दुकान में लेकर आ जाते हैं और 2 दिन तक दुकान में ही रहते हैं। जैसे ही मालिक को पता चलता है, सुबोध, मैंने ये दुकान चलाने के लिए दी थी, इसमें बसने के लिए नहीं, और अब मैं इसका किराया बढ़ा रहा हूँ। जी सेठ जी, जैसे ही रहने का एक अलग कमरा मिल जाएगा हम चले जाएंगे। इतना कहकर सेठ चला जाता है। वहीं धूप में शालू परेशान होकर कमरा देखना चाहती है, तब उसे छोटा कमरा मिल जाता है। शालू एडवांस पैसे देकर कमरे की सफाई करके अपना सामान रखती है और सुबोध दुकान संभालता है। काफी बेइज्जती हो जाने से सुबह के ग्राहक टूट जाते हैं, जिससे उसका खर्चा नहीं चल पाता और फिर धीरज नाम का लेनदार उसके पास आता है। और भाई, कब तक तू हमें छोटी सी दुकान के नाम पर पागल बनाता रहेगा? तूने बोला था कि 8 महीने में ही हमें 2 लाख रुपए लौटा देगा। अभी तक तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए। पिछले 2 महीने से कम पैसे दे रहा है, और इस महीने तो तूने शक्ल नहीं दिखाई, ना इंटरेस्ट दिया। वो साहब जी, थोड़ी स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए अगले महीने तक पैसे चुका दूंगा। दुकान अच्छी नहीं चल रही है। अरे ये सब मैं नहीं जानता।
जितना लेट करेगा 500 रुपए का ब्याज लगता रहेगा। इतना कहकर लेनदार चला जाता है। दरअसल उसने भाई की शादी के लिए जो कर्ज लिया था उसी के पैसे थे। रात को खाना खिलाने के बाद शालू अपने पति के सामने कॉपी पेन रखती है। सुबोध जी, वक्त आ गया है कि अब आप सब लोगों की बोलती बंद कर दे, फिर आपको कोई भी अनपढ़ नहीं कहेगा। दिन में हम दोनों मेहनत करेंगे, रात को आपको पढ़ाई करनी है। नहीं शालू, मुझे नहीं लगता मैं 5वीं पास अब कुछ कर सकता हूँ। सुबोध जी, मैं आपका सपोर्ट सिस्टम हूँ और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जरूर करेंगे। तब शालू अपने पति को पढ़ाना शुरू करती है। दिन में दोनों साथ मिलकर दुकान संभालते हैं और रात में शालू उसको पढ़ाती है। पढ़ते पढ़ते साल भर होने को आता है। सुबोध तेजी से पढ़ाई कर लेता है। वहीं लव मैरिज वाली बहू गायत्री को न समय पर खाना देती है और न ही कोई काम करती है। बस महंगे ब्रांड की शॉपिंग करके पति का पैसा उड़ाती है। 25 लाख की कटौती होने पर आकाश, ये क्या चांदनी, तुमने एक ही दिन में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। थोड़ा कम खर्चा करो, अभी मुझे ऑफिस में भी इन्वेस्ट करना है। अरे इतने पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होता, तुम बहुत पैसे वाले हो, भूल गए। चांदनी अपने पति की एक नहीं सुनती और किटी पार्टी में जाकर पैसा उड़ाने लगती है। दूसरी तरफ शालू और सुबोध की दुकान चल नहीं रही थी, मानो ठप पड़ गई हो। तब शालू अपनी सहेली रोमिका से मिलती है, उसे अपनी सारी तकलीफ बताती है। अरे यार, जब इस परचून की दुकान से कुछ हो ही नहीं रहा तो वो काम करो जिसमें तुम्हारी स्किल ज्यादा है, वही तुम्हें आगे तक ले जाएगी। रोमिका, स्किल के नाम पर तो मैं शादी से पहले सिलाई सीखी थी। हाँ, मुझे समझ आ गया है। तुझे पता है ना, मैं पहले कितने अच्छे अच्छे कपड़े घर में डिजाइन करती थी, अब मैं वही करूंगी। ये हुई ना बात। शालू अपने पति को इस काम के बारे में समझाती है और शालू जल्दी ही एक सिलाई मशीन का जुगाड़ करके लोगों के कपड़े सिलने लगती है और पति को भी टेलर का काम सीखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अब दोनों साथ मिलकर नई नई डिजाइन से बाजार से कुछ कतरन और पुराने कपड़े लेकर आते हैं और नया डिजाइन बनाते हैं। शालू, तुम्हारा सपोर्ट पाकर हम दुकान को छोड़कर जिस नए काम पर लगे हैं वो चलेगा तो सही ना, क्योंकि ये सब पुराने कपड़े हैं। हाँ सुबोध जी, कपड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारी सोच और डिजाइन तो नया है ना। और आपको अपने नाम का बोध होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आप बहुत सरल और स्वभाव वाले मेहनती व्यक्ति हैं, इसलिए अपने ऊपर कभी शक मत करना। इस तरह अरेंज मैरिज वाली बहू अपने पति का सपोर्ट बनकर उसको सहारा देती है और वो अपने नई डिजाइन रोमिका के बताए एक डिजाइनर को भेज देती है, जिसे वो डिजाइन पसंद आ जाता है और एक प्रेजेंटेशन मीटिंग रखते हैं। तब रात भर दोनों पति पत्नी, शालू, अगर हम इस ड्रेस का नेक लाइन कुछ इस तरह से रख दें और बाजू पर नेट स्टोन का वर्क लगाएं तो ये ड्रेस राजकुमारी जैसी बन सकती है ना। अरे वाह सुबोध जी, आपने तो एक करके 10 अलग अलग नए डिजाइन बता दिए। ये क्लाइंट को जरूर पसंद आएंगे। हम जल्दी से 2 दिन में रेडी कर लेते हैं, हमें प्रेजेंटेशन देनी है। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर 10 डिजाइन ड्रेस को तैयार करते हैं और वो दिन आ जाता है जब सुबोध को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है और वो सूट बूट में होता है। माई नेम इज सुबोध, डोंट नो हाउ मच इंग्लिश बट टुडे आई वॉन्ट टू ट्राई सर दिस गाउन. It was not just my idea, it was our dream. Every thread, every pattern, I designed this for the woman who believed in herself. Thank you. अरे वाह, आज मुझे आप पर बहुत प्राउड हो रहा है। आप पहुंचिए, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। एक गाउन का स्टोन निकला है। ठीक है, आज हमारी किस्मत पलटने का दिन है, सब अच्छा हो। सुबोध ऑटो में बैठकर निकल जाता है लेकिन जाम में फंस जाता है। वहीं शालू स्टोन को सुई धागे से लगाकर जल्दी से निकल जाती है और मीटिंग का टाइम जा रहा होता है तब फोन करके, शालू मुझे माफ कर दो, मैं जाम में बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा? तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। तुम्हारे पास डिजाइन है, अब तुम ही बचा सकती हो। चिंता मत कीजिए, अपने इन कपड़ों पर जितनी मेहनत की है मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने दूंगी। आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन मैं दूंगी। सुबोध बहुत परेशान होता है, जाम में फंसा होता है। वहीं शालू इन्वेस्टर के पास पहुंचती है। पहले तो वो उसका प्रेजेंटेशन नहीं लेते लेकिन फिर शालू की रिक्वेस्ट करने पर पति की तरफ से वो प्रेजेंटेशन देते उसके आइडिया को सामने रखती है, जिससे इन्वेस्टर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। वाह, शालू अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी आपने अपने पति को इतना सपोर्ट किया कि उन्हीं की तरह प्रेजेंटेशन आइडिया हमें दिया। आपकी ये डिजाइन बहुत पसंद है और अब से आप हमारे साथ हैं। हम आपको अपने फैशन स्टूडियो में शामिल करते हैं जिसके ओनर आप हैं और आप आगे के स्टूडेंट्स को न्यू डिजाइन्स के लिए प्रिपेयर करेंगे और हमें न्यू डिजाइनर आउटफिट भी देंगे।
Thank you so much for giving us this golden opportunity. We will not break your trust. इतने में सुबोध पहुंच जाता है और इन्वेस्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट पर उन दोनों को साइन ले लेते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही और डिजाइन्स बनाने के लिए शालू और सुबोध बाजार में जाकर कुछ कतरन लेते हैं, तब गायत्री से टकरा जाते हैं। माँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों से क्या ही बोलूं। तुम दोनों मेरी नजरों के सामने कैसे आए? अब मेरे लिए मेरी लव मैरिज वाले बहू बेटे ही हैं। शालू, हमें एक पल में पराया कर दिया, देख रही हो ना तुम। बुरा तो मुझे लगा सुबोध जी, लेकिन जिन लोगों को आपकी कदर नहीं, अब उनके सामने आपको ऊंचा कर दिखाना ही होगा। चलिए, हमें स्टूडियो भी जाना है आज से। दोनों पति पत्नी स्टूडियो जाते हैं, जहां बहुत सारे न्यू फैशन स्टूडेंट्स उनकी ट्रेनिंग का वेट करते हैं। फिर दोनों नई नई डिजाइन के बारे में उन्हें सिखाते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। स्टिल if you people do not understand anything, then you can ask me again and always think unique. आप तो बहुत बदल गए हैं सुबोध जी। वहीं लव मैरिज वाली बहू अपने पति को सपोर्ट तो छोड़ो, उसका पैसा डुबोने में आजकल काफी मशरूफ थी। कभी ब्रांडेड 50 लाख की शॉपिंग करती, तो कभी पति को किटी पार्टी में ले जाकर 1.5-2 लाख रुपए ऐसे ही लगा देती, जिसके हार जाने पर पति मना करता है तो वो उसकी बेइज्जती कर देती है। Are you mad, Akash? Why are you refusing me money in front of my friends? Are you poor like your unpoor brother? ठीक है, ले लो। चांदनी अपने पति को शर्मिंदा कर देती है। कुछ दिनों बाद वो शेयर मार्केट में 50,000 रुपए लगाती है, जिसके डबल हो जाने पर खुश होती है और फिर अपनी सारी 2 करोड़ की सेविंग्स लगाने को कहती है। तब आकाश, चांदनी, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी सालों की कमाई को तुम ऐसे शेयर मार्केट में नहीं लगा सकती, पैसा डूब गया तो। हाँ बहू, ये ठीक नहीं है, इससे उसका बिजनेस भी चलता है। आप लोग डरो मत, जैसे पहले हुआ है 2 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे चांदनी अपने पति के सारे पैसे को शेयर मार्केट में लगा देती है। थोड़ा दिन बस स्टॉप गिर जाने पर आकाश को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके सारे पैसे डूब गए होते हैं। दोनों पति पत्नी में दरार आ जाती है और आकाश को अपनी कंपनी में पैसा लगाना होता है। तब चांदनी के कहने पर ही घर को गिरवी रखकर आकाश वो पैसे कंपनी में लगा देता है, लेकिन वहां भी प्रोजेक्ट डूब जाता है, जिसके बाद उन्हें घर से भी निकाल दिया जाता है। मिल गई चांदनी तुम्हें खुशी, कर लिया पैसे डबल। हमेशा लालच बुरी बला होती है, और देखो तुम्हारा दूसरे आइडिया ने हमें घर से रास्ते पर ले आए। अब क्या करें, बिजनेस घर कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ मत बोलो, अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती। माँ बेटा अपना रहो, मैं अपने घर चली। अगर 5 महीने में तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो डिवोर्स के लिए तैयार रहना, क्योंकि ऐसे तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। बहू, तूने तो मेरे बेटे से लव मैरिज करी थी, तुझे उसका सपोर्ट बनना चाहिए था। ऐसे टाइम पर तू उसे अकेला छोड़कर जा रही है, हम कैसे रहेंगे? तू अपने घर वालों से मदद मांग ले, तू तो पैसे वाली है। पैसे वाली हूँ तो क्या गरीबों को दान करती फिरूंगी? इसके बाद में चांदनी उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। आकाश किसी तरह जुगाड़ करके किराए का कमरा लेता है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। और वहीं अरेंज मैरिज वाली बहू महीने भर में अपने पति का सपोर्ट बनकर इतनी तरक्की कर लेती है कि उनके महंगे महंगे डिजाइन्स अब सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं और करोड़ों में बिकते हैं, जिससे वो भी अमीर हो जाते हैं और अपना नया बंगला खरीदते हैं। चालू, ये पेपर्स पढ़ो और ये चाबी भी लो। ये सब क्या है जी? वही जो तुमने मुझे दिया था। जो भी कुछ हमारे नसीब में है वो तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता, इसलिए घर तुम्हारा नाम पर है, और ये तुम्हारी पर्सनल गाड़ी की चाबी। आप बार बार ऐसा मत बोलो, जो भी हुआ है आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। हाँ, थोड़ा सहारा तो बनता है। 5 महीने बीत जाते हैं, आकाश के हालात ठीक नहीं होते, तो चांदनी उसे डिवोर्स लेकर हमेशा के लिए उसे छोड़ देती है। तब माँ बेटे दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अरेंज मैरिज वाली बहू बेटे के कामयाबी की खबर अखबारों में आने लगती है। ये देखकर गायत्री की आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसी वक्त सुबोध और शालू को उनकी बुरी स्थिति के बारे में पता चलता है, तो किसी तरह से पूछकर उनके किराए के कमरे पर पहुंचते हैं। माँ, आकाश, आप दोनों ने अपनी क्या हालत बना ली है? मुझे इसके फ्रेंड से पता चला बनी बनाई कंपनी डूब गई और घर भी बिक गया। कैसे? और चांदनी कहाँ है? हाँ माँ जी, बताइए ना। वो तो हम सबको इस हाल में छोड़कर और बर्बाद करके चली गई। भैया, आज मुझे खुद पर बहुत तरस आ रहा है। हमेशा मैं आपका और भाभी का, आपके अरेंज मैरिज का मजाक उड़ाया और चांदनी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी भाभी ने आपको सपोर्ट किया। आज आप इतने बड़े डिजाइनर में गिने जाते हो। जहां पहले आपको कुछ भी नहीं आता था, वहीं चांदनी मेरा सपोर्ट तोड़कर मुझे हर जगह बर्बाद करके अकेला छोड़कर हमेशा के लिए डिवोर्स देकर चली गई। मुझे माफ कर दो भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो।
माफ कर देना बेटा, ना मैंने तुझे समझा और ना ही अपनी बहू को। ना उसने हमें कभी खुश रखा और ना कभी संभाल सकी, जबकि शालू तू कितना कुछ करती थी, टाइम पर दवाई, टाइम पर खाना। माँ जी कहते हैं ना, वक्त का पहिया जब घूमता है तो अपनी तरफ भी आता है। आप लोगों ने एक टाइम पर हमारी शादी पर और सुबोध जी पर बहुत सवाल उठाए, लेकिन मैं हमेशा उनका सपोर्ट बनी रही। और चांदनी ने क्या किया, फिर जाने दीजिए। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यही बहुत है। मैं आप दोनों की ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता, इसलिए हमारे साथ हमारे घर में रहने चलिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी पहले भी निभाई थी और आज भी निभाने में चूक नहीं करूंगा। इस तरह दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। अरेंज मैरिज वाली बहू के सपोर्ट में सुबोध की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं और सुबोध अपने छोटे भाई को अपनी स्टूडियो में काम दे देता है, जिससे वो भी आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप शालू के किरदार में होते तो ऐसी स्थिति में अपने पति का साथ देते या उससे चांदनी की तरह छोड़कर चले जाते? कमेंट करके हमें जरूर